छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह भी हमारा कोशिकांग ही है। अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग जिसे कोशिकांग कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा जो आज का कोशिकांग है वह है वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। जो हमने पादप कोशिका पढ़ा था, तो पादप कोशिका में हमने एक बड़ी रिक्तिका बनाई थी इस प्रकार की। ये पादप कोशिका थी, उसमें हमने इस प्रकार की एक बड़ी रिक्तिका बनाई थी। ये रिक्तिका थी, ठीक है। तो ये रिक्तिका के बारे में हम आज जानेंगे कि रिक्तिका कहलाती क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं और इसको किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। रिक्तिका सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य, मतलब कह सकते हैं कोशिका द्रव्य है। जैसे हम एक कोशिका मान लेते हैं तो ये कोशिका द्रव भरा हुआ है, तो ये कोशिका द्रव में एक खाली स्थान पाया जाता है। ये खाली स्थान है, ये केंद्रक है, ये खाली स्थान है, तो खाली स्थान रिक्तिका कहलाता है, रिक्तिका, ठीक। तो इस रिक्तिका के बारे में हम जानेंगे। तो रिक्तिका क्या है समझे, तो कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य मतलब ये जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य अर्धपारिगम झिल्ली, मतलब कह सकते हैं इसके चारों ओर की जो आवरण है ये क्या होता है, अर्धपारिगम झिल्ली होती है। अर्थात इसके अंदर कुछ जा सकता है, उसके अंदर से आ भी सकते हैं। कुछ पदार्थों के लिए अंदर जाएगा, कुछ पदार्थ बाहर आएंगे। तो अर्धपारिगम होता है, पूर्ण रूप से पारिगम नहीं होता। तो अर्धपारिगम झिल्ली से घिरी खाली स्थान को क्या कहते हैं हम, रिक्तिका, वैक्यूल या रसधानी कहते हैं। तीन नामों से जाना जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में अर्धपारगम्य, जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल, पारगम्य झिल्ली युक्त, अर्धपारगम झिल्ली से घिरी खाली स्थान को रसधानी या वैक्यूल या रिक्तिका कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हुई, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर एक खाली स्थान है जो चारों ओर से किसके द्वारा घिरी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा घिरी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट निकल गया। इसके बाद दूसरा बता सकते हैं, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बता सकते हैं कि इसके चारों ओर की झिल्ली जो होती है वो एकल झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली नहीं होती। सामान्य तौर पे इससे दो आवरण नहीं पाए जा रहे, इस प्रकार के दो आवरण नहीं पाए जा रहे, सिंपल एक आवरण पाया जा रहा है, इसलिए इकहरी झिल्ली होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसके चारों ओर, इसके चारों ओर की झिल्ली, यहां पे एकल कह सकते हैं, एकल झिल्ली होती है। इसके चारों ओर की जो झिल्ली होती है वो एकल होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट, टोनोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब ये जो झिल्ली पाई जा रही है इस झिल्ली को क्या कहेंगे, टोनोब्लास्ट कह सकते हैं। क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट कहते हैं। और ये क्या होती है, इसका दूसरा नाम होता है वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, या तो वैक्यूलर मेम्ब्रेन कह लीजिए या टोनोब्लास्ट कह लीजिए। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, टोनोब्लास्ट के नाम से पूछा जाता है, जो एकल झिल्ली युक्त होती है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो रिक्तिकाएं होती हैं उसमें जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है, केवल एक लेयर का बना होता है, एक परत का बना होता है, और उस एक परत को हम क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये जो किसका बना होता है, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि किसकी बनी होती है तो आप बता सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और क्या होती है, पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सेमी पारगम अर्थात अर्ध पारगम होती है, या कह सकते हैं पारगम्य होती है।
अर्थात इसके अंदर से पदार्थों का आवागमन होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि ये होता क्यों है। आप पूछा जाता है कि रिक्तिकाओं में क्या भरा होता है, ये रिक्तिकाएं किस काम आती है, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो एक प्रकार का द्रव भरा होता है, इसे क्या कहते हैं, सेल सैप या कोशिका रस कहते हैं। इसके अंदर भरे द्रव को कोशिका रस या सेल सैप, सेल की सैप कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं समय कि कोशिका रस कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे रिक्तिकाओं में या वैक्यूल्स में या टोनोब्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसके बाद जो इसके अंदर सेल सैप होता है, कोशिका रस, हमने कह तो दिया कि कोशिका रस भरा होता है, तो कोशिका रस में क्या क्या होता है, यह भी प्रश्न है कि कोशिका रस में क्या क्या हो सकता है। तो कोशिका रस में समान तौर पे क्या होगा कि जल की मात्रा होगी, जल होगा, रस है तो जल हो सकता है। उसके बाद लवण होगा, इसमें लवण होगा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, अमीनो अम्ल हो सकते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। उसके बाद प्रोटीन होते हैं, एस्टर्स होते हैं, और जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कह सकते हैं कि जल में घुलनशील वर्णक मतलब रंजक होते हैं, रंगने वाले। इसके अतिरिक्त उत्सर्जी तथा अन्य पदार्थ भी, उत्सर्जी एवं अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जा रही है, इस रिक्तिका में जो द्रव भरा हुआ है, उस द्रव को हम कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस जल, लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एस्टर्स, जल में घुलनशील, वर्णक जिसे हम रंजक कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कोशिका रस होता है उसमें लगभग सभी प्रकार के पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ जंतुओं की बात कर लें कि कुछ जंतुओं में अगर रिक्तिका पाई जाती है तो उनके कार्य क्या होते हैं। तो सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि प्रोटोजोआ वर्ग के जो जंतु होते हैं, जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो रिक्तिका पाई जाती है वो संकुचनशील पाई जाती है, अर्थात सिकुड़ती है, फैलती है, उसकी दीवारें सिकुड़ती फैलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही रिक्तिका को कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। क्या कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका। तो आप बता सकते हैं कि प्रोटोजोआ जिसके अंतर्गत अमीबा आता है, अमीबा जंतुओं में संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। मतलब सिकुड़ती और फैलती हैं, संकुचनशील करती हैं, संकुचित रहती हैं। अगर पादप कोशिकाओं की बात करें, हमने पहले बताया, जब आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में डिफरेंस बताया था, तो हमने बताया था कि पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं संख्या में एक और आकार में बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती हैं वो आकार में छोटी और अनेक होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि पादप कोशिका में यह से तात्पर्य रिक्तिका लगभग 90% भाग या स्थान को घेरती है, 90% स्थान घेरती है। मतलब कह सकते हैं कि पूरे पादप कोशिका में केवल रिक्तिका ही होती है ज्यादा बड़ी। क्या होती है, रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, 90% स्थान को घेरती है। किसमें, पादप कोशिकाओं में। और जो आद्य जीव मतलब कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीव की बात कर ले तो प्रोकैरियोटिक जीव में खाद्य रसधानियां बनती हैं। क्या बनती हैं, खाद्य रसधानियां बनती हैं, जो क्या करती हैं, भोजन का निर्माण और खाद्य पदार्थों के निगलने का कार्य करती है। सामान्य तौर पे कहें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे, जिसमें हम जीवाणुओं को रखते थे, तो जीवाणुओं में या कहें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि
खाद्य रसधानियां बनती है, अर्थात खाद्य रिक्तिकाएं बनती हैं जो क्या करती हैं, भोज्य पदार्थों के निर्माण और या उनको निगलने में सहायता करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्य की, कि वैक्यूल के कार्य क्या होते हैं। तो आप पहला कार्य बता सकते हैं कि भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है। अर्थात इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं इसमें ये कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। परासरण नियंत्रण का कार्य करती है, हमने पहले बताया कि कैसी, इसकी झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। तो अर्थात इसके अंदर पदार्थ जा सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करती है, परासरण नियमन का कार्य करती है। तीसरा आप बता सकते हैं कि ये भोजन के क्या करते हैं, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं में सहायता करती है। मतलब पाचन और उत्सर्जन की क्रिया, मतलब भोजन को पचाना और उस अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की क्रिया में भी रसधानियों की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी पेड़ पौधे की शाखा पे या टहनी पे आपने कुल्हाड़ी मार दी या उसको काट दिया, तो उसके अंदर से गोंद या लेटेक्स, दूध बाहर निकलने लगता है। तो वो क्या है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं जो इन रिक्तिकाओं में एकत्र होते हैं और घाव लगने पर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप बात कर सकते हैं कि इसकी जो झिल्ली होती है, जिसे हम टोनोब्लास्ट कहते हैं, वो अर्धपारगम होती है। इस कारण ये संवहन का कार्य भी करती है। क्या करती है, संवहन का कार्य करती है, संवहन का कार्य करती है, ठीक है। तो ये प्रमुख कार्य होते हैं इसके। तो एक बार फिर देखेंगे, जो वैक्यूल या रिक्तिकाएं हैं, ये कह सकते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका द्रव में अर्धपारगम झिल्ली से घिरी खाली स्थान के रूप में पाई जाती है। अर्थात अर्धपारगम झिल्ली से घिरी खाली स्थान के रूप में पाई जाती है। इसके चारों ओर की जो झिल्ली होती है एकल संरचना होती है, एकल झिल्ली होती है, जिसे टोनोब्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और पारगम्य होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और पारगम्य होती है। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कोशिका रस के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल सेल। और कोशिका रस में क्या क्या होता है, जल, लवण, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एस्टर्स, जल में घुलनशील वर्णक, उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग जैसे अमीबा में क्या होता है कि संकुचनशील वैक्यूल या रसधानियां पाई जाती हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और पादप कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है वो लगभग कोशिका का 90% स्थान घेरती है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो जो रिक्तिकाएं होती हैं ये भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती हैं, कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं, ये भोजन के पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं में सहायता करती है, साथ ही में कोशिका में संवहन का कार्य करती है। कौन, टोनोब्लास्ट, जो अर्धपारगम्य होती है। तो ये था हमारा रिक्तिका या वैक्यूल। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त होती रहे और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, ताकि आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। धन्यवाद।